हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सीडीपी। सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो लगभग हर सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शैशवा अवस्था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से डैश डैश, दोस्तों यहाँ क्या होना चाहिए था, डैश डैश विशेषता पहुंचती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक डैश डैश से विशेषताएं पहुंचती है। किसके द्वारा? अनुवांशिकता द्वारा, जीन द्वारा, पर्यावरण द्वारा और गुणसूत्र द्वारा। तो दोस्तों ये क्या होना चाहिए, गुणसूत्र। लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, गुण सूत्र के माध्यम से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुवांशिकता द्वारा। क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो विशेषताएं पहुंचती है वो किसके द्वारा पहुंचती है, अनुवांशिकता द्वारा। तो जैसे माता पिता में से किसी के बाल घुंघराले हैं तो बच्चे के वैसे ही हो जाते हैं, और या माता पिता में से दोनों में से किसी की आंखें क्या है, थोड़ा सा भूरी भूरी से कह सकते हैं। इस प्रकार से जो इस प्रकार के गुण माता पिता से संतान तक पहुंचते हैं वो किसके द्वारा पहुंचते हैं दोस्तों, अनुवांशिकता के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा? विनय साइमन मापनी 1905, विनय साइमन मापनी 1908, विनय साइमन मापनी 1911 और विनय साइमन मापनी 1916। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय साइमन मापनी 1911। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है बहुविकल्पीय बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों तथा पौधों की सभी किस्मों की पहचान पहचान तथा वर्गीकरण करने की योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और भाषागत बुद्धिमत्ता, स्थानिक बुद्धिमत्ता और तार्किक बुद्धिमत्ता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। जब आप क्या कर रहे हो, बहुविकल्पीय बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों तथा पौधों की सभी किस्मों की क्या है, पहचान करने तथा वर्गीकरण करने की योग्यता क्या कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सामना नहीं करना पड़ता है? तो दोस्तों इसको क्या है, अच्छे से पढ़ना है कि कभी हम क्या है, ये नए शब्द को क्या है, एक्साइटमेंट ज़्यादा होने के कारण ये नई शब्द हमें नहीं दिखता है, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, प्रश्न को गलत कर लेते हैं। कभी कभी हमें प्रश्न अच्छे से आ रहे होते हैं और फिर हम क्या है, इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमारा अच्छा स्कोर आने से रुक जाता है। तो इसका प्रथम ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों स्थानिक, और दूसरा हो जाएगा भाषा संबंध, और तीसरा हो जाएगा तार्किक, और चौथा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यदि एक बच्चे की कालक्रमिक आयु 60 माह है और उसकी मानसिक आयु 66 माह है, उसका आईक्यू है 90, 100 और
निर्धारित नहीं किया जा सकता या 110। तो दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं, एक फॉर्मूले के द्वारा हम इसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो दोस्तों मेंटल एज, तो IQ बराबर क्या होता है दोस्तों, मेंटल एज अपॉन करंट एज, वास्तविक आयु, इंटू 100। तो दोस्तों हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कालाक्रमिक कि बच्चे की जो करंट एज है वो कितनी दी गई है, 60 दी गई है, और मानसिक आयु कितनी दी गई है, 66। तो 66 अपॉन 60 इंटू 100, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, IQ बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 0 से 0 कट कर देंगे, और 6 से कितना, ये 66 कितने बार कटने वाला है, 11 बार, और 11 की गुणा फिर दोस्तों हम किस में करने वाले हैं, 10 में करने वाले हैं, क्योंकि ये 0 तो क्या है, पहले ही इस 0 से कट हो गया था। तो 11 की गुणा जब हम 10 में करने वाले हैं तो दोस्तों कितना आंसर आने वाला है, जब हम 11 इंटू 10 करने वाले हैं तो कितना आएगा, 110। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न को चेक करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न क्या था। तो दोस्तों ये हमारा प्रश्न था, और प्रश्न में ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। और कैसे हुआ ये आपको पता ही है, अगर एक बार यहाँ पे भी समझना चाहते हो तो IQ बराबर होता है दोस्तों मेंटल एज अपॉन करंट एज, मानसिक आयु बटा क्या है, करंट एज, वास्तविक आयु, इंटू 100। तो दोस्तों हमें मानसिक आयु कितनी दे रखी है, मानसिक आयु दे रखी है दोस्तों 66। तो ये हो जाएगा 66 अपॉन 60 इंटू 100। ये क्या है दोस्तों, IQ का सूत्र है, फॉर्मूला है, और ये सारा क्या हो जाएगा, IQ बराबर हो जाएगा इतना। तो 0 से 0 कट जाएगा, और इस 6 से ये 66 11 बार कटना है, और फिर इस 11 की गुणा हम दोस्तों किसके साथ, 10 के साथ करने वाले हैं। तो 11 दशम की 110। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 110। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, बुद्धि की व्याख्या की गई है एक गुण के रूप में, एक उत्पाद के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में, एक प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, एक प्रतिभाशाली बच्चे को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है, उसकी बुद्धि लब्धि 120 या उससे अधिक होती है। तो सही बात है। और अगला है दोस्तों, संगीत, कला, सामाजिक और नेतृत्व और अभिव्यक्ति के अन्य रूपों में उसका प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय होता है। और थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, उसकी, ये भी सही बात हो जाएगी, उसकी क्षमता आबादी के ऊपर 2% से 3% की सीमा के भीतर है। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, जो अपनी उम्र के अन्य लोगों से बेहद अलग है। तो दोस्तों ये सभी क्या हो जाएंगे, विशेषता हो जाएंगी एक प्रतिभाशाली बच्चे की। और हमें पूछा है कौन सी नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है, तो हमें नहीं ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सी प्रतिभावान बालक की विशेषता है। अब इस वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि कौन सी प्रतिभाशाली या प्रतिभावान बालक की विशेषता है, अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं। दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चे अपने आयु के बच्चों से पिछड़ नहीं जाते हैं, वो तो उनसे आगे होते हैं। और अगला है दोस्तों सेकंड ऑप्शन है, निम्न बुद्धि लब्धि होती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक प्रतिभाशाली की बच्चे की क्या है, बुद्धि लब्धि निम्न हो,
ये भी गलत हो जाएगा। और अगला है दोस्तों, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वास होता है। तो दोस्तों ये एकदम सही बात है कि वो निर्णय क्या लेता है, तीव्र से निर्णय लेता है, और आत्मविश्वास की जो उसकी क्षमता होती है वो भी क्या होती है, उच्च होती है। ये बात सही है। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दूसरों से अंतरक्रिया करने में असमर्थ होता है। तो दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चा तो क्या है, दूसरों से अंतरक्रिया आसानी से करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बाकी ये क्या है, तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, एक प्रतिभाशाली के संदर्भ में बात एकदम सत्य हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक अर्थात जी जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय होता है, और सेकंड ऑप्शन है जन्मजात एवं परिवर्तनीय होता है, और ऑप्शन नंबर 3 अर्जित एवं परिवर्तनीय होता है, और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों अर्जित एवं अपरिवर्तनीय होता है और बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक अर्थात जी क्या है, जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हावर्ड गार्डनर, और सेकंड है थर्स्टन, और थर्ड है गोल्डफोर्ड, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों जीवी वाटसन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बहुप्रकारीय बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, बुद्धि लब्धि और शैक्षिक निष्पादन के बीच संबंध है, गहरा संबंध है, समानुपाती है, सीधा है, और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि लब्धि और शैक्षिक निष्पादन के बीच जो संबंध है, गहरा संबंध भी होता है इन दोनों के बीच, और बुद्धि लब्धि और शैक्षिक निष्पादन, और समानुपाती भी होता है और सीधा भी होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, लोगों का बहुभाग औसत है, कुछ अधिक बुद्धिमान है और कुछ बहुत मंद बुद्धिमान है। यह कथन स्थापित सिद्धांत के आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है कि कुछ लोग क्या होते हैं, अधिक बुद्धिमान होते हैं और कुछ मंद बुद्धिमान होते हैं। तो ये सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बुद्धिमत्ता का विवरण, और ऑप्शन सेकंड है बुद्धिमत्ता का विकास, और ऑप्शन थर्ड है बुद्धिमत्ता तथा लिंग भिन्नता, और फोर्थ है दोस्तों बुद्धिमत्ता तथा प्रजातीय भिन्नता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ बहुत अधिक बुद्धि वाले होते हैं और कुछ बहुत मंद बुद्धि वाले होते हैं। तो ये सिद्धांत किस पर निर्धारित करता है दोस्तों? बुद्धिमत्ता का विवरण किया जा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे साथ इसी प्रकार की आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं, और साथ में अगर आप EVS या हिंदी पेडालॉजी और या CDP से अगर डिटेल में भी वीडियो किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न अधिगम शैली को स्पष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश डैश से प्रभावित है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वोइगोस्की के सामाजिक
सांस्कृतिक सिद्धांत से और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से और कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो दोस्तों एक शिक्षिका यहाँ पे क्या कर रही है, एक प्रश्न में पूछा गया है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को क्या है, अधिगम शैली, जो उसका पढ़ाने का तरीका है, अधिगम शैली में मतलब जो उसका पढ़ाने में कौन कौन से क्या है संतुष्ट करने के लिए, बच्चों को संतुष्ट करने के लिए क्या वैविध्य कार्यों कि वो अलग अलग तरीक़ों से क्या है पढ़ा रही है बच्चों को। तो ये वो शिक्षिका कौन से सिद्धांत से क्या प्रभावित है, तो हो जाएगा दोस्तों अलग अलग तरीके से जब आप शिक्षार्थियों को, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो वो किस में आ जाएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत में आ जाएगा, जब आप अलग अलग तर्क के द्वारा बच्चों को समझाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी का कारक अस्तित्व डैश डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया, बिनेट और बेबेज और थॉर्नडाइक और स्पीयरमैन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और कहाँ पे और सुधार किया जा सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स करके कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।